और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? ये दौरा ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है? अब आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस में होंगे तो क्या खास कार्यक्रम होने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ये छठी फ्रांस यात्रा है, जिसमें कई सारे अहम समझौते या हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय समुदाय से भी पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। यह पीएम मोदी का जाना पहचाना अंदाज है। प्रवासी भारतीयों से जब विदेश दौरे पर होते हैं तो मिलते जरूर हैं। इधर एलिसियन पैलेस में एक निजी रात्रि भोज रखा गया है और यहां की तस्वीरें बहुत खास होने वाली है। इसके अलावा बेस्टिल दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है और इसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। आपने कुछ दिन पहले, याद होगा, आपने वो तस्वीर देखी होगी जब भारतीय सेना के जवान सारे जहां से अच्छा की धुन पर प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि बेस्टिल डे पर भारतीय सेना को यहां पर परफॉर्म करना है। इसके अलावा कई सारी डिफेंस डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में, जिसको लेकर भारत काफी ज्यादा आशान्वित है और इस डील से भारत के रक्षा नीति में और ज्यादा मजबूती भी आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यूएई के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम के फ्रांस दौरे का 1-to-1 कार्यक्रम क्या है, यानी कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम को आप समझिए। देखिए, 13 जुलाई को शाम 4 बजे पेरिस में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। 7:35 पर, यानी कि यहां के 7:35 पर सीनेट नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। फिर यह मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी के रूप में। फिर 13 जुलाई को 8:45 पर फ्रांस के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और 10:45 पर, जब भारतीय समयानुसार 10:45 होगा, तो कम्युनिटी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर अगले दिन का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है कि 14 जुलाई को 12 बजे राष्ट्रपति भवन में डिनर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और इस दौरान जो मुलाकातें होंगी वो बहुत अहम है, क्योंकि इन मुलाकातों में कई सारी डील्स जो हैं रक्षा क्षेत्र के लिहाज से वो हो सकती हैं। इन सबके बीच में पीएम के फ्रांस दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी डिफेंस डील संभव है। 96,000 करोड़ की डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है, जिसमें 26 राफेल M, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की डील होगी। पुराने MiG-29 को रिप्लेस करने की तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले फ्रांस से जब हमने डील किया था तो 36 राफेल विमान भारत आए थे, और अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो 26 राफेल विमान जो है वो भारत आ सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए कितना बड़ा माइलस्टोन होगा और वायुसेना इससे कहीं ज्यादा मजबूत होगी। अब ये 4 तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को समझाने के लिए, ये 4 तस्वीरें डिफेंस डील पर बात हो। 26 राफेल इस डिफेंस डील में शामिल होंगे। अगर इस पर डीलिंग होती है तो भारत की वायुसेना बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा नेवी के लिहाज से देखें तो 3 स्कॉर्पियन सबमरीन इस डील में शामिल होंगी, और इस डील का एक बड़ा इंपैक्ट यह होगा कि जो पुराने MiG-29 विमान हैं भारत के पास, वो रिप्लेस किए जा सकेंगे, यानी कि एक नई वायुसेना जो है वो भारत में दिखाई देगी इन फाइटर जेट्स के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो भारत फ्रांस के बीच होने वाली डिफेंस डील की है। तो आइए आपको बताते हैं कि डील पक्की हुई तो फ्रांस से भारत को क्या क्या मिलने जा रहा है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि भारत को इस डील में क्या क्या फायदा होगा। 96,000 करोड़ की भारी भरकम डिफेंस डील पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। 22 राफेल फाइटर जेट खरीदी पर चर्चा की जाएगी, यानी कि 22 राफेल जेट जो है वो भारत के पास आ सकते हैं। 4 डबल सीटर ट्रेनिंग राफेल की डील पर भी बात हो रही है, और ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश के लिए, और भारत इस पर भी डील कर सकता है। 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने की तैयारी। तो सिर्फ आसमानी ताकत भारत की नहीं बढ़ेगी, बल्कि पानी में भी भारत की ताकतें मजबूत होगी। पुराने MiG-29 को रिप्लेस करने की तैयारी है। MiG-29 भारत की ताकत मानी जाती है, लेकिन ये रिप्लेस करने की जरूरत पहले भी बताई गई। तो ऐसे में इसे रिप्लेस करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। MiG-29 की जगह नेवी को राफेल M मिलेंगे, और ये राफेल M
भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हर तरीके से होने जा रहे हैं। तो ये इस पूरे डील के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि भारत का रुख क्या होता है, और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे पे दूसरे भी क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर बातचीत होनी है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को समझाने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल सर जुड़ गए हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। ए.के. श्रीवास्तव, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। अब सबमरीन की डील होनी है, राफेल विमान जो है वो भारत आ सकते हैं इस डील के बाद। इस पूरे डिफेंस डील को आप कैसे देखते हैं और भारत की ताकत इस डील के बाद कितनी बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, ये डील जो है गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो 26 रफेल मरीन टाइम आपके डेक एयरक्राफ्ट है उनकी बात करें तो वो सबसे आधुनिक है, 4.5 जनरेशन है। इसका कंपटीशन F-18 सुपर हॉर्नेट से भी था, जो कि अमेरिका का गोवा के अंदर इनका कंपटीशन हुआ था, मगर उसके अंदर रफेल M है वो ज्यादा बेटर रहा, क्योंकि हमारे पास पहले जो 36 रफेल 2 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में आए हैं तो बहुत आसान होगा इनकी ट्रेनिंग का भी, मेंटेनेंस का भी और लॉजिस्टिक का भी। और ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है, 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, 3,700 किलोमीटर जा सकता है, 2,500 किलोमीटर की स्पीड है। और इंडो पैसिफिक में जब ये INS विक्रांत पे लगेगा तो दबदबा बढ़ेगा भारत का, स्पेशली इंडियन ओशन में। और ये एक प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये भारत को जो दे रहा है फ्रांस, आने वाले समय के अंदर हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके जो 26 रफेल मैरीटाइम है। अब इसके साथ साथ 3 स्कॉर्पियन जो हमारी सबमरीन है वो भी बढ़ाई जाएगी मेगाजॉन डॉक लिमिटेड में। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, पहले वहां पर 6 बन चुकी हैं और वो भी फ्रांस के एक प्रकार से जॉइंट प्रोडक्शन से हुई थी, अब ये 3 बढ़ेंगी। ये भी एक बहुत ही गेम चेंजर है, क्योंकि इसके अंदर भी काबिलियत और क्षमता बहुत है। मगर ये भी मैं बताऊंगा अपने व्यूअर्स को, हमारे को 30 के करीब सबमरीन की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे पास 16 ही है, तो हमें बहुत ज्यादा और भी बनानी है और हमें न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन की तरफ जाना है। ये हम कहीं ना कहीं फ्रांस की तरफ उसको भी देख रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं, मैं जल्दी से प्रभु दयाल सर का रुख कर लेता हूं। सर, भारत रणनीतिक तौर पर इन देशों के साथ जिस तरह से अपनी भूमिका को निभाता आ रहा है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, और फिर फ्रांस के साथ ही क्यों ना हो, ये डिप्लोमेटिक अगर भारत के रिश्तों को समझने की कोशिश करें तो ये रिश्ते कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इन देशों में आपसी अदावत बहुत है, लेकिन भारत इनमें कॉमन फ्रेंड है। देखिए, भारत को अपनी सुरक्षा देखनी है और हमारी डिप्लोमेसी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि किस तरह से हम दूसरे देशों के साथ संबंध आगे बढ़ाएं कि हमारी सुरक्षा से संबंधित जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें। अमेरिका के दौरे में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पे बहुत जोर दिया और हमने देखा कि कितने अच्छे नतीजे आए। अब फ्रांस के इस दौरे में भी, जैसा जनरल साहब ने बताया, हमारी सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो हमें तंदुरुस्त रखेंगे, हमें जो दुश्मनों से खतरा रहता है उससे निपटने में हमारी बहुत सहायता होगी। देखिए, सबसे बड़ा हमें खतरा चीन से, एक तो लैंड बॉर्डर पे है और सी रूट से बहुत नया खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। चाइना जो है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी अपनाता है कि अलग अलग जगह वो अपने पोर्ट्स डेवलप करता है। ग्वादर में पोर्ट डेवलप हुआ है, उससे चीन पूरा फायदा उठाएगा। हम्बनटोटा में पोर्ट का पूरा कंट्रोल चीन के पास है। और भी हमारे रीजन में कुछ ऐसे पोर्ट्स बने हैं, माली में पोर्ट है, चिटागोंग बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, ये सब चीन के सहायता से बने हैं। हालांकि ये देश कहते हैं कि इसमें कोई नेवी का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आप चीन पे कैसे एतबार कर सकते हैं? तो हमें, जैसा जनरल साहब ने कहा, अपनी नेवल तो भारत की डिप्लोमेसी, सर, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो फ्रांस के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, भारत की डिप्लोमेसी भारत को रक्षा क्षेत्र में और मजबूत कर रही है। मैं एक बार फिर से आप दोनों का रुख करूं, भारत और फ्रांस के बीच इस बार 26 राफेल M पर डील पक्की होने जा रही है। तो पहले में
मिले राफेल से, अब राफेल एम में क्या अंतर है, बहुत जल्दी से जरा समझिए, फिर मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि क्या अंतर होने वाला है। देखिए फीचर्स अगर आप देखेंगे तो एयरफ्रेम अगर बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से एयरफ्रेम होगा, ये राफेल एम में होगा। और राफेल की बात करें तो स्टैंडर्ड एयरफ्रेम इसमें है। इसके अलावा विंग की बात की जाए तो ये फोल्डेबल होगा, ये जो विंग होंगे ये फोल्डेबल होंगे, जबकि जो पहले राफेल आए थे हमारे पास, जो 36 हमारे पास आ चुके हैं, वो नॉन फोल्डेबल थे। ये राफेल एम और राफेल का डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये टेल हुक की बात की जाए तो इसमें टेल हुक राफेल एम में मौजूद है, राफेल में नहीं था। इसके अलावा रडार की बात की जाए तो रडार से बचने की सक्षमता राफेल में है, ये पूरी दुनिया जानती है। इन सब के बीच में हथियार की बात की जाए तो सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस होगा, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार थे। अगर मिशन की बात की जाए तो विमान वाहक पोत से जुड़े ऑपरेशन ये अंजाम दे सकेगा। हवा से हवा और जमीन पर हमले के साथ ही एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता राफेल में थी, यानी कि हम दोनों तरीके के राफेल अपने देश में रख पाएंगे। ये हमारे देश की ताकत को मजबूत करने जा रहा है। तो ये दोनों देशों की जो दोनों राफेल हैं उसके बीच का डिफरेंस हमने आपको बताने की कोशिश की। ज्यादा बेहतर AK श्रीवास्तव सर समझा पाएंगे। सर, राफेल एम अगर आप बताएं कि ये पहले वाले के मुकाबले कितना एडवांस रहेगा और भारत की रक्षा नीति को और कितना मजबूत करेगा? हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, मैं अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा, जो राफेल एम है वो राफेल ही है, मगर वो जो एयरक्राफ्ट है ये विक्रांत के लिए, तो इसका जो डेक पे लैंड करना है, ये डेक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि डेक पे थोड़ी सी जगह होती है, वहीं लैंड करना होता है। तो इसका जो एयर फ्रेम है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, वो कार्बन का बना होता है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वहां पर जगह की भी कमी होती है और 18 के करीब विक्रांत के ऊपर रखने हैं, तो उनके जो विंग्स हैं वो फोल्डेबल हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सच्चाई है कि इसके पास वो सारे हथियार होंगे जो राफेल के पास हैं, जो एयर फोर्स को मिले हैं, जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल भी है जो कि एयर टू ग्राउंड है, करीब करीब 500 किलोमीटर रेंज, मिटोर मिसाइल भी है, हैमर मिसाइल भी है, माइका भी है। इसके अलावा इसको, क्योंकि ये समुद्र में होगा, एंटी शिप और एंटी सबमरीन भी इसके पास हथियार होंगे। और इसके जो रडार हैं वो ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि इसको समुद्र के अंदर पूरा इंडियन ओशन का एक प्रकार सर्वेलेंस करना है। तो ये सच्चाई है, ये जो राफेल एम है ये वर्ल्ड का बहुत ही बेहतरीन डेक एयरक्राफ्ट है। ये 4.5 जनरेशन है। इससे आने से भारत के जो INS विक्रांत है उसकी काबिलियत और क्षमता में 4 से 5 गुना बढ़ाई होगी। और अगर मैं ये बताऊं उसकी रेंज कितनी है, ये 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। इसकी स्पीड अबाउट 3000 किलोमीटर पर आवर है। 55,000 की हाइट पे, फीट की हाइट पे ये चढ़ सकता है। और इसके पास मल्टीपल वेपन से लैस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है भारत और फ्रांस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को साफ कर दिया कि राफेल एम और राफेल में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं बहुत जल्दी से अगर प्रभुदयाल सर आपसे समझने की कोशिश करूं कि इन डिफेंस के मामले में जब इन एम्यूनिशंस की डील होती है तो किन किन चीजों को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी इसका एक वेंचर था, लेकिन अब हम नए को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसके पीछे किसी देश की सोच क्या होती है और डील करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखी जाती है कि ये जो हम खरीद रहे हैं जी, ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा या नहीं। तो जैसा जनरल साहब ने समझाया, ये जो राफेल एम एयरक्राफ्ट है ये अपने उसमें एरिया में, क्षेत्र में सबसे बेहतरीन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको पाने से जो समुद्री खतरे हमको हैं, चीन से खास तौर पे, उनसे निपटा जा सकता है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखी जाए। दूसरा ये कि हम एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं, हमको अपनी लॉन्ग टर्म डिफेंस नीड्स देखनी है। तो हमारे पास कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो फ्रांस के साथ, चाहे अमेरिका के साथ जो भी बातचीत हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री इस बात पे बड़ा जोर देते आ रहे हैं कि जहां तक हो सके ये प्रोडक्शन इंडिया में लॉन्ग रेंज में सोचा जाना चाहिए,
क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो खत्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल, चीन से खतरा कभी खत्म नहीं होगा, तो हमको अपने यहाँ प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश करने में सहायता मिलनी चाहिए। और उसके लिए भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है और कई देशों को बहुत क्लियर मैसेज भी दे रहा है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं, लेकिन इस डील को लेकर कुछ और चीजें अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की भी डील होनी। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की ताकत क्या है, खासियतें क्या है, जरा उसे एक एक कर ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इसकी सबसे पहली ताकत स्पेशल ऑपरेशन देने में माहिर है। युद्ध में कई तरह के मिशंस को यह अंजाम दे सकता है। पानी के अंदर और बाहर अटैक करने में सक्षम है। खुफिया जानकारी और माइंस बिछाने में भी यह माहिर है। 50 दिनों तक समंदर में रहने की इसके पास ताकत है। पानी के अंदर की स्पीड 47 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। क्रू क्षमता यानी कि 35 सेलर्स और 8 ऑफिसर्स इसमें सवार हो सकते हैं। सबमरीन की जो लंबाई है वो 220 फीट की है। सबमरीन की ऊंचाई जो है वो 40 फीट की है, जो कि अपने आप में विपक्षियों के मन में एक डर पैदा कर देता है कि अगर इतने भारी भरकम सैन्य साजो सामान के साथ अगर कोई उतर रहा है तो फिर इसका इंपैक्ट बड़ा हो सकता है। हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि एक एक बारीकी आपको समझाने की कोशिश करें। हमारे साथ सिवास सर हैं। सिवास सर, इस सबमरीन को कैसे समझाएंगे आप, ये हमारे देश के लिए आज कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने पहले बताया कि हमारे पास 16 है जबकि होनी चाहिए 30। तो ये अगर 3 सबमरीन की डील हो जाती तो भारत नेवी के क्षेत्र में कितना मजबूत होगा? बिल्कुल, आपने ठीक बोला अनुराग। भारत की नेवी को अगर ज्यादा सक्रिय होना है तो उसको कॉम्बिनेशन चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन। इसी प्रकार हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हैं, हम एक तीसरा चाहते हैं और नेवी की हम 16 से 30 के करीब सबमरीन चाहते हैं और न्यूक्लियर पावर सबमरीन का भी होना भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। हमने आईएनएस चक्रा जो है रूस से लिया था, आर्यन जो है हमने बनाया है अपना खुद का इंडिजिनस। अब बात आती है कि अगर ये हमें 3 जो मिलती हैं, हमारी नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हमने कर लिया है जॉइंट प्रोडक्शन से फ्रांस से, मेगाजॉन डॉक लिमिटेड मुंबई में। और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मजबूती की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से प्रभुदयाल सर एक छोटा सा रिएक्शन अगर आपसे लूं, क्योंकि थल के मामले में तो हम बहुत आगे हैं, देश में सबसे बड़ी आर्मी हमारे पास है, लेकिन हम एयरफोर्स के मामले में कैसे मजबूत हो रहे हैं वो डील बता रही थी। और अब सबमरीन यानी कि पानी के अंदर भी हम अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं। ये जो 3 सबमरीन की डील होने जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जैसा जनरल साहब ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र से जो हमको खतरे आते हैं, हमारे पास जो साधन उपलब्ध थे वो पूरी तरह से उन खतरों से नहीं निपट सकते थे। अब ये 3 सबमरीन लेने से हमारी क्षमता बढ़ेगी। देखिए, इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के इस बहुत महत्वपूर्ण दौरे में ये भी देखा जाएगा कि भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो आगे कैसे बढ़ाई जाए। अब हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 25 साल पूरे हो रहे हैं, उसके हो गए हैं और हम ये डील्स कर रहे हैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का। भरोसा बढ़ाएगा, साथ ही साथ दोनों देशों की साझेदारी को और कई नए मुकाम तक लेकर जाएगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को बहुत बारीकी से बेहतर तरीके से समझाने के लिए। इन सबके बीच में फ्रांस ने नेशनल डे परेड पर खासकर पीएम नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी को बुलाना क्यों अहम है फ्रांस के लिए, इसे अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1998 में भारत फ्रांस एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे। ये बने क्यों थे? क्योंकि पोखरण वाला जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो फ्रांस भारत के साथ था, पूरी दुनिया खिलाफ थी। सिल्वर जुबली और नेशनल डे परेड के मौके पर पीएम मोदी को बुलाया गया है बतौर चीफ गेस्ट। उभरती अर्थव्यवस्था में दोनों देश एक दूसरे की जरूरत है। दोनों देश आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे की जरूरत है। डिफेंस, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एक साथ काम भी करना चाहता है फ्रांस और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। भारत की वैश्विक पहचान है और भारत के साथ फ्रांस भी आगे बढ़ना चाहता है।